स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 के साइंस में चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में उसमें हमने देखा था फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल, फिर मास, वेट और किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे मास वेट क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वेट क्या होता है और उसी के ऑब्जेक्ट का वेट मून पे क्या हो सकता है। दैट मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे और अर्थ पे जो वेट होता है उसका हमने रेशियो फाइंड किया था। क्या फाइंड किया था? उसका हमने रेशियो फाइंड किया था। WM/WE इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/6। दैट मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे जो वेट होगा अर्थ पे उसी ऑब्जेक्ट का वेट उससे 6 गुना ज्यादा होगा। अगर मून पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर 1 किलोग्राम है तो अर्थ पे उसका वेट होगा 6 किलोग्राम, 6 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद का जो टॉपिक है, हाँ, वो पेज नंबर 137 पे खत्म हो जाता है। अब पेज नंबर 138 पे है एग्जाम्पल 10.4, एग्जाम्पल 10.5 जो कि सिलेबस में से कैंसल है। ठीक है, फिर टॉपिक 10.5 थ्रस्ट एंड प्रेशर, वो भी सिलेबस में से कैंसल है। फिर पेज नंबर 139 पे एग्जाम्पल 10.6 वो भी कैंसल। फिर टॉपिक 10.5.1 प्रेशर इन फ्लूइड्स, तो वो भी कैंसल। ठीक है, फिर पेज नंबर 140 पे है बॉयंसी, 10.5.2 बॉयंसी, तो वो भी कैंसल। फिर 10.5.3 व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो वो भी कैंसल। ठीक है, फिर आ जाओ पेज नंबर 141 पर। पेज नंबर 141 उस पे है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो हमारा सिलेबस में है। ठीक है, तो हम वो देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है ना, उसके पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पहले आपको दी है एक्टिविटी 10.7, तो पहले वो देख लेते हैं कि है क्या एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर से हमें ये समझना है। ठीक है, तो एक्टिविटी 10.7, टेक अ पीस ऑफ स्टोन एंड टाई इट टू वन एंड ऑफ अ रबर स्ट्रिंग और अ स्प्रिंग बैलेंस। आपको क्या करना है, एक छोटा सा स्टोन लेना है, फिर उसे एक रबर से बांध दो। रबर जो पैक होता है, पूरा जो रबर बैंड होता है ना किसी भी चीज को बांधने के लिए, वो रबर लेना है, पर उसे आपको बीच में से तोड़ देना है, पूरा गोल नहीं रखना है। तो एक उसका जो रबर को एक साइड से स्टोन के साथ बांधो, दूसरी साइड से आपको पकड़ना है। तो आप रबर को ऊपर से पकड़ोगे तो स्टोन के वेट की वजह से रबर क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट हो जाएगा और खींचेगा। इसीलिए हमें सिंपल स्ट्रिंग नहीं लेनी है, क्योंकि अगर हम थ्रेड लेंगे तो वो खींचेगा नहीं, इसीलिए रबर का लेना है। ठीक है ना, suspend the stone by holding the balance or the string as shown in figure 10.6a। देखो यहाँ पे पहला फिगर जो दिया है ये वाला। ठीक है, मतलब रबर का एक जो एंड होता है उसे स्टोन के साथ बांध दो, फिर दूसरे साइड से स्टोन को पकड़ लो, तो क्या हो जाएगा, स्टोन के वेट की वजह से रबर है वो खींचेगा थोड़ा। ठीक है ना, नोट द एलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन। हमें रबर से ही बांधना है। ठीक है, तो हमने हाथ में रबर को पकड़ लिया, नीचे स्टोन लटकता है, तो उसकी हमें लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, मानो कि स्टोन ये है, मेरा हाथ वो क्या है, स्टोन है, यहाँ पे हमने रबर से बांध दिया है। ठीक है, फिर रबर से यहाँ पे एक स्टोन है, ऐसा ही समझो, यहाँ से खींचेगा तो ऊपर यहाँ पे मैंने जहां से मैंने रबर को पकड़ा है और यहाँ पे जो स्टोन है उसकी हमें लेंथ मेजर करनी है। ये लेंथ कितनी होगी, दोनों के बीच की लेंथ कितनी है वो हमें मेजर करनी है। ठीक है, क्योंकि उसमें चेंज होगा तो वो हमें बारी बारी से मेजर करनी पड़ेगी। तो पहली बार उसकी लेंथ क्या आती है वो हमें लिख लेना है। ठीक है, जितनी भी हो, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, वॉट एवर द लेंथ इज। ठीक है, मेजर कर लो और उसे लिख लो। फिर नाउ स्लोली डिप द स्टोन इन द वाटर इन अ कंटेनर एज शोन इन फिगर। ठीक है, फिर एक कंटेनर में, ताकि आपको पानी आर पार और अंदर आप स्टोन डालो तो स्टोन आर पार दिखाई दे, वैसा कांच के बीकर में एक पानी लो। ठीक है, एक कांच के बीकर में क्या लोगे, पानी लोगे, फिर उसमें वो स्टोन आपको जिस स्टोन को आपने रबर से बांधा है उसी स्टोन को पानी में आपको ऐसे डिप करना है। ठीक है, क्या होगा, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू एलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑन द बैलेंस। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या चेंजेस हो गए,
आपने पहले बाहर ऐसे लटका के रखा था, तब मैंने आपको लेंथ मेजर करने को बोली थी, ठीक है। तो एक लेंथ आपको मिली थी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसी स्टोन को वो जो बीकर में हमने पानी भरा था उसके अंदर डीप करना है। तो आपको जब वो पानी से टच करेगा, जब वो स्टोन पानी से टच करेगा ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि वो हल्का हो रहा है, उसका वेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसा आपको फील होगा। और जो रबर की जो स्ट्रिंग थी उसकी लेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी, वो डिक्रीज होती जाएगी और स्टोन हल्का हो रहा है ऐसा आपको महसूस होगा। वो किस वजह से होता है वह अब पढ़ेंगे। वो ये स्ट्रिंग की लेंथ क्यों छोटी होती है, स्टोन हल्का क्यों लगता है, वो सब कुछ अब हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। नाउ यू विल फाइंड दैट द एलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑफ द बैलेंस डिक्रीजेस एज द स्टोन इज ग्रेजुअली लोवर्ड इन द वाटर। जैसे ही स्टोन है वो वाटर में हम डीप करेंगे, जैसे ही वाटर को वो टच करेगा, धीरे 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 वाटर के अंदर डीप होगा, तो आपको पता चलेगा कि जो रबर की स्ट्रिंग आपके हाथ में पकड़ी थी ना, उसकी लेंथ आपको, हमने जो बाहर था तब मैंने आपको बोला था कि मेजर करके रख दो, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, वॉट एवर इट इज, ठीक है। उसे जब आपने पानी में डिप किया था तो आपको दिखेगा कि वो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कम हो रही है। क्या दिखेगा आपको, स्ट्रिंग की लेंथ है वो कम हो रही है, ठीक है। However, no further change is observed once the stone gets fully immersed in the water. धीरे धीरे स्टोन अंदर जाता जाएगा, वैसे आपको दिखेगा कि जो रबर की स्ट्रिंग थी उसकी लेंथ कम हो रही है। पर जैसे ही स्टोन पूरा का पूरा पानी में डीप हो जाएगा, पूरा स्टोन पानी के अंदर चला जाएगा, फिर आपको वो स्ट्रिंग में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जब तक वो स्टोन थोड़ा सा भी पानी के बाहर था तब तक आपको स्ट्रिंग में थोड़ी थोड़ी लेंथ कम होती दिखेगी। पर जैसे ही वो रबर है वो पानी के अंदर जाएगा, वैसे फिर वो स्ट्रिंग में अब कोई चेंज नहीं होगा। जितना चेंज होना था उतना पहले ही हो चुका है, ठीक है। जब स्टोन है वो फुल्ली वाटर के अंदर डीप हो जाएगा, फिर उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, स्ट्रिंग की लेंथ में, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द डिक्रीज इन द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, स्ट्रिंग की जो लेंथ कम हो रही है उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वाटर है वो अंदर से स्टोन पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, वाटर है वो नीचे से स्टोन पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से स्टोन थोड़ा ऊपर आ रहा है और स्ट्रिंग की लेंथ कम हो रही है। ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। देखो, वी नो दैट द एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग और द स्प्रिंग बैलेंस इज ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन। पहले जब पानी के बाहर था स्टोन, ठीक है, हमने रबर का एक एंड स्टोन से बांधा था, दूसरा एंड हमने पकड़ा था, फिर उसे हमने ऐसे ही एलोंगेट किया था, तो हमें स्ट्रिंग है रबर की जो खींची हुई मिली थी। क्यों? क्योंकि स्टोन के वेट की वजह से जो रबर था वो एकदम खींच के लंबा हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द स्टोन, ठीक है। नाउ सिंस द एक्सटेंशन डिक्रीजेस when the stone is lowered in water, it means that some force acts on the stone in upward डायरेक्शन। जैसे ही हम स्टोन को वाटर में इमर्स करते हैं वैसे ही वो रबर स्ट्रिंग का एलोंगेशन डिक्रीज होता है, मतलब कि उसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है। ये किस वजह से हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि वाटर में से अपवर्ड डायरेक्शन में स्टोन को कोई फोर्स मिल रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ना, वाटर है वो नीचे से स्टोन पर ऐसे ऊपर की तरफ कोई फोर्स अप्लाई करेगा तो वो फोर्स कैसा हुआ? अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। तो वाटर में से अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स है वो स्टोन को मिल रहा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट the net force on the string decreases and hence the elongation also decreases। पहले स्ट्रिंग को सिर्फ स्टोन के वेट का फोर्स मिल रहा था, ठीक है। अब वाटर में से अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? जो स्टोन के वेट का जो फोर्स था वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा और इसी वजह से स्ट्रिंग का जो एलोंगेशन है, मतलब कि स्ट्रिंग की लेंथ है वो कम हो रही है, क्योंकि वाटर में से अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स मिलेगा वो स्टोन के वेट से थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्टोन है थोड़ा ऊपर आता जाएगा, पानी में जल्दी से डीप नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो रही है? थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स की एलोंगेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नाउ
और एज डिस्कस्ड अर्लियर दिस अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर इज नोन एज द फोर्स ऑफ बोयंसी। ठीक है, वाटर ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है उसे बोयंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? बोयंसी, और वी कैन से बोयंट फोर्स। बोयंसी और बोयंट फोर्स आया समझ में? ठीक है, वाटर में आप किसी भी फ्लूइड में, सिर्फ वाटर के लिए नहीं, किसी भी लिक्विड में हम कोई सॉलिड को, स्टोन हो या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, सिर्फ स्टोन पे अप्लाई होगा ऐसा नहीं है, कोई भी किसी भी लिक्विड में आप कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो डीप करोगे तो हर एक लिक्विड, हर एक सॉलिड पे ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ठीक है, चाहे वो लिक्विड कोई भी हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो। ठीक है, हर एक लिक्विड, हर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिसे हम बोलते हैं बोयंट फोर्स। पर कब लगाता है? जब वो ऑब्जेक्ट उसमें हम डीप करते हैं तब। दोनों अलग अलग पड़े हो तब नहीं अप्लाई करना। ठीक है, उसे हम क्या नाम देंगे? बोयंसी, और वी कैन से बोयंट फोर्स। क्लियर? नाउ What is the magnitude of the buoyant force experienced by a body? ये buoyant force होगा कितना? ये buoyant force की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, Is it the same in all fluids for a given body? कोई एक बॉडी, मानो कि आपने सिर्फ एक ही स्टोन रखा है और अलग अलग कितने सारे लिक्विड रखे हैं, मतलब कि फ्लूइड रखे हैं, वाटर हो, ऑयल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ठीक है, अलग अलग लिक्विड आपने रखे हैं और एक ही स्टोन सब में डीप कर रहे हो, तो क्या सब पे सेम फोर्स लगेगा? सब पे, हर एक लिक्विड में से कोई एक ऑब्जेक्ट आपने लिया, सेम ऑब्जेक्ट रखा और अलग अलग लिक्विड लिया, तो हर एक लिक्विड में से उसे सेम फोर्स मिलेगा? हाँ या ना? वो सारे जवाब हमें अभी मिलेंगे। डू ऑल बॉडीज इन अ गिवन फ्लूइड एक्सपीरियंस द सेम बोयंट फोर्स? ठीक है, आपने फ्लूइड सेम रखा, मानो कि सिर्फ वाटर ही है, अब उसमें ऑब्जेक्ट चेंज करते जाओ, पहले एक छोटा स्टोन लो, फिर एक बड़ा स्टोन लो, फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा लो, ठीक है, वाटर, आप फ्लूइड सेम रखो और ऑब्जेक्ट सॉलिड के चेंज करते जाओ, तो क्या सब में सेम फोर्स मिलेगा? ठीक है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कंटेन्ड इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसका आंसर हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल में मिलेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेटेड एज फॉलोज। अंडरलाइन कर दो नीचे, ये जो इटालिक में आपको दिया है ना छोटा सा पैराग्राफ, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। 1 मार्क में पूछ सकते हैं, या तो 2 या 3 मार्क में ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकते हैं। अंडरलाइन कर दो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को और अपनी बुक में भी लिख लो, सब अपनी बुक में भी लिख लो और उसे अंडरलाइन भी कर दो। क्या है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम फ्लूइड में डीप करते हैं तो उसे अपवर्ड डायरेक्शन में जो बोयंट फोर्स मिलता है वो कितना होगा? तो कि ऑब्जेक्ट जितने फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, मतलब कि आपने स्टोन को वाटर में डाला तो स्टोन ने जितनी जगह रोकी उतना फ्लूइड वहां से दूर होगा ना। ठीक है, तो वो जितना फ्लूइड दूर होना मतलब कि डिस्प्लेस होना, तो जितना फ्लूइड वहां से डिस्प्लेस होगा वो फ्लूइड का जितना वेट होगा ना उतना बोयंट फोर्स उसे मिलेगा। ठीक है, आया समझ में? आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डीप किया, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट की वजह से जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होता है वो डिस्प्लेस हुआ जो फ्लूइड था वो फ्लूइड का जितना वेट था उतना बोयंट फोर्स ऑब्जेक्ट को मिलेगा। फिर वो फ्लूइड कोई सा भी हो, ठीक है, सारे फ्लूइड के वेट अलग अलग होंगे, तो डिपेंड्स ऑन द फ्लूइड कितना फोर्स मिलेगा, तो कि जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उतना फोर्स उसे मिलेगा। क्लियर? नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई अ फर्दर डिक्रीज इन द एलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग वाज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी एज द स्टोन वाज फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर। एक बार स्टोन है वो वाटर के अंदर फुल्ली इमर्स हो गया, फिर स्ट्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि आपने स्टोन वाटर में अंदर डाला, ठीक है, फिर स्टोन अंदर पूरा फुली इमर्स हो गया, अब वो ऊपर रहे या तो फिर बीकर के बॉटम तक जाए, वो फ्लूइड तो अपनी साइज था उतना ही वो वहां से डिस्प्लेस करेगा, तो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उतना उसे बोयंस फोर्स लगा।
ठीक है, एक बार फुल्ली डीप हो गया, फिर वो ऊपर रहे या तो बॉटम में टच करके हो जाए। एक बार तो उसने डिस्प्लेस कर दिया, अब बॉटम तक पहुंचे ना तो भी वो डिस्प्लेस तो रहेगा ही ना, ठीक है। इसीलिए उसके फोर्स में फिर उसकी स्ट्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। नाउ Archimedes principle has many applications. It is used in designing ships and submarines. इसी प्रिंसिपल का यूज करके शिप्स और सबमरीन्स डिजाइन किए जाते हैं। इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। लेक्टोमीटर्स विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ मिल्क एंड हाइड्रोमीटर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। मिल्क कितना प्योर है, ठीक है, उसे मेजर करने के लिए लेक्टोमीटर नाम का मशीन यूज होता है, ठीक है। और किसी भी लिक्विड की डेंसिटी यूज करने के लिए हाइड्रोमीटर्स यूज होता है। ये सारे मीटर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। अब ये आर्किमिडीज कौन था, वो थोड़ा यहाँ पे ये पिंक बॉक्स में इंफॉर्मेशन है वो मैं देख रही हूँ, ठीक है। आर्किमिडीज वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट। ग्रीक जो कंट्री है उसका वो साइंटिस्ट था। He discovered the principle subsequently named after him, ठीक है। आर्किमिडीज ने दिया था तो वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जाना गया। After noticing that the water in a bathtub overflowed when he stepped into it, उसने क्या किया, पूरा वाटर जो बाथ टब होता है वो उसने पूरा पानी से भर दिया। जब वो पानी के अंदर गया तब पानी बाहर निकल गया। कितना, जितना उतनी उसकी बॉडी पानी में इमर्स हुई उतना वाटर बाहर निकला। उसने ये एक्सपीरियंस किया। He ran through the streets shouting यूरेका which means I have got it, ठीक है। उसने ये स्टोन की वजह, स्टोन की वेट कम क्यों हो रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ कम क्यों हो रही है, वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। जब वो बाथ टब में गया तो उसकी बॉडी जितना अंदर गई उतना पानी बाथ टब में से बाहर निकला। तो वो ऐसे गीला गीला ही स्ट्रीट में घूमने लगा कि मुझे मिल गया, मुझे आंसर मिल गया, आई हैव गॉट इट। दिस नॉलेज हेल्प्ड हिम टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड इन द क्राउन मेड फॉर द किंग। फिर उसने क्या किया कि वहां के जो राजा था, किंग के क्राउन जो सिर पे पहनाते ना, क्राउन में जो गोल्ड यूज हुआ था वो गोल्ड की प्योरिटी मेजर करने में उसने इसका यूज किया। हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ जियोमेट्री एंड मैकेनिक्स मेड हिम फेमस। His understanding of levers, pulleys, wheels and axle helped the Greek army in its war with Roman army. इनका ये सारा नॉलेज जब ग्रीक और रोम के बीच में वॉर हुआ था, लड़ाई हुई थी, तब वो काम आया, ठीक है ना। उसके बाद का टॉपिक है हमारा रिलेटिव डेंसिटी, बट वो हमारा सिलेबस में से निकल चुका है, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक हमारा इस चैप्टर में बाकी था। फिर एग्जाम्पल 10.7 भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सिलेबस में था। तो आज यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर 10 ग्रेविटेशन, ठीक है, चैप्टर 10 ग्रेविटेशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं।